शांत कटारे रुख खबरों का। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को जल्द ही राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मानसून दस्तक देने वाला है। उससे पहले प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने लगी है, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर लापरवाही देखने को भी मिली है। कई जिलों में किसानों का अनाज खरीदी केंद्रों पर खुले में पड़ा है। धार में किसानों की मेहनत बारिश की भेंट चढ़ गई। यहां खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। ये गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था और खुले में पड़ा हुआ था। धार जैसी ही कुछ तस्वीरें रतलाम में भी देखने को मिली हैं, जहां बारिश के चलते खुले में रखा गेहूं भीग गया। इसी तरह का हाल हरदा में देखने को मिला। हरदा मंडी परिसर में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल चना बारिश में भीग गया। चना को भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था और अब सवाल उठता है कि मानसून की बारिश से निपटने के लिए सरकारी महकमा कितना तैयार है। ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। धार, रतलाम, हरदा। पहली बारिश में, शुरुआती बारिश में भी हालात ऐसे कि लाखों क्विंटल धान, गेहूं, चना भीग गया, भीग कर बर्बाद हो गया। धार में भी तस्वीर ऐसी ही। बड़ी खरीद हुई है किसानों से, इसके बावजूद उस खरीद को सुरक्षित रखने का इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर नहीं किया गया, मंडी के स्तर पर नहीं किया गया। रतलाम की तस्वीरें देख रहे हैं आप। सैकड़ों हजारों बोरे रखे हुए हैं खुले में और बारिश से ये पूरी तरह से भीग गए हैं और स्वाभाविक है कि इनमें ज्यादातर जो गेहूं होगा वो बर्बाद हो जाएगा। और तीसरी तस्वीर हरदा की है। हरदा में भी तस्वीर ऐसी ही नजर आई, जहां पर खुले में बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं रखा हुआ था, लेकिन ये गेहूं भी भीग गया। और जाहिर सी बात है कि जब ये गेहूं भीग जाएगा, सड़ जाएगा, उसके बाद कई बार शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन ये तीन तस्वीरें जाहिर करती हैं कि बड़ी लापरवाही खरीद के बाद अभी भी जारी है। रिकॉर्ड खरीदी हुई इस बार मध्य प्रदेश में अनाज की, और उस रिकॉर्ड खरीदी के बावजूद व्यवस्थाएं जरूर चरमरा गई हैं मंडियों में और वेयरहाउस में भी। हालांकि कई बार वेयरहाउस भी कम पड़ जाते हैं इस स्तर पर अनाज और दूसरे खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद कई दूसरे ऐसे विकल्प हैं। मेहनत को बचाया जा सकता है। धार और रतलाम से और हरदा से आई तस्वीरें चिंता जाहिर करती हैं कि खून पसीने की मेहनत के बाद जब किसान उपजाता है धान, अनाज, खाद्यान्न, और भले ही उससे खरीद लिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद ये अनाज, ये धान, ये खाद्यान्न पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। और हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जबलपुर से जुड़ रहे हैं, सुधीर जैन रतलाम से और शादी शैलेंद्र कौरव होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, सवाल यह कि रिकॉर्ड खरीदी आपने की है, लेकिन इसके बावजूद आप व्यवस्था नहीं कर पाए उस खाद्यान्न को सुरक्षित रखने की। देखिए, बेशक आपको बताऊं प्रशांत की कुछ जगह से तस्वीरें सामने आई हों, लेकिन जबलपुर की बात की जाए तो आसपास के जो संभाग के जितने छोटे जिले हैं, तो जबलपुर में एक बड़ा दबाव रहता है। इस वक्त हम सबसे बड़ी जो संभाग की मंडी है वहां पर मौजूद है, कृषि उपज मंडी में। और यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, अमूमन हर साल यहाँ पे लाखों टन गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा रहता था, लेकिन इस बार वाकई प्रशासन ने एक बेहद अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में एक भी यहाँ पे जो अनाज का दाना है वो नहीं बचा है। सभी का जो परिवहन है वो कर लिया गया है। बेशक आसपास के जिलों में, चाहे हम डिंडोरी, मंडला या आसपास के जिलों की बात कर लें, यहां तस्वीरें कुछ खराब जरूर सामने आई हैं कि अभी भी खुले आसमान के नीचे जो है खाद्यान्न पड़ा हुआ है, परिवहन अभी तक नहीं हो पाया है। और बेशक अब लगातार तूफान की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है, बारिश भी छुटपुट जगह हो चुकी है। ऐसे में तत्कालिक रूप से उनका परिवहन किया जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया है। तो बेशक जबलपुर की हालत तो काफी बेहतर है, लेकिन आसपास के अंचलों में जो खबरें आई हैं, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, परिवहन नहीं हो पाया है। और हर बार यही अमूमन तस्वीर सामने आती है जब कहीं ना कहीं खाद्यान्न की बर्बादी का इंतजार सिस्टम करता है, और जब खाद्यान्न बर्बाद होता है तो फिर तमाम बातें और सवाल जो हैं वो उठते हैं। तो बेशक अभी एक दो दिन का समय बचा है, अगर जल्दी ही परिवहन नहीं किया गया तो इन इलाकों में कोहराम सा मचेगा और जो अनाज जिसकी खरीदी कर ली गई है, जो खुले आसमान के नीचे पड़ा है, वो बड़ी मात्रा में बर्बाद होगा। तो बेशक कुछ जिलों के लिए तो अच्छी खबर, लेकिन कुछ जिलों में जहां तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं कि खाद्यान्न नहीं उठ पाया है, उनके लिए चिंताजनक बात है। बिल्कुल बिल्कुल सुकून देती हैं जो जबलपुर की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं,
कि सभी जो जितना भी अनाज खरीदा गया उसका परिवहन कर लिया गया और सुरक्षित जगहों पर वो अनाज पहुंच गया है। रहिएगा हमारे साथ, रतलाम से सुधीर जैन जुड़ रहे हैं। रतलाम से जो तस्वीरें आई थोड़ा विचलित करती हैं, परेशान करती हैं सुधीर। बहुत छोटे छोटे से तरीके हैं इस अनाज को सुरक्षित रखने के, इसके बावजूद भी लापरवाही चरम पर है। जी बिल्कुल, लापरवाही चरम पर है और इस लापरवाही से भी सीख लेने को तैयार नहीं है रतलाम का जिम्मेदार। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं रतलाम की कृषि उपज मंडी की, जहां पर अब भी खुले आसमान के नीचे हजारों मीट्रिक टन गेहूं जो है खुला पड़ा हुआ है। इसे सिर्फ जो है आप खुद देख सकते हैं कि त्रिपाल के माध्यम से ढका गया है। परसों जब बारिश आई थी तब यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है गेहूं गीला हुआ था, बड़ी मात्रा में गेहूं गीला हुआ था। उसके बाद जो है अब बड़े संख्या में यहाँ पे कांटे लगाए गए हैं कि ताकि इन गेहूं को वेयर हाउस तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस पूरे खेल की अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी की बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आई थी और आप खुद देख सकते हैं कि आज भी फोरकास्ट किया गया है कि आज बारिश हो सकती है। रतलाम के आसपास के अंचलों में बारिश की जो है कुल मिला के आज फोरकास्ट किया गया, लेकिन बावजूद उसके अब तक के जो है गेहूं हटाने का काम यहाँ पर उठाने का काम चल रहा है। लेकिन अब तक के इस गेहूं को जो उसका जो जगह है, जो वेयर हाउस है, वहां तक के नहीं पहुंच पाया है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अभी भी यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। शैलेंद्र कौरव होशंगाबाद से जुड़े हैं। शैलेंद्र, होशंगाबाद जिले की क्या स्थिति है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, मंडियों में क्या नजर आया आपको? जी प्रशांत, होशंगाबाद की यदि बात की जाए तो होशंगाबाद में प्रदेश की सबसे बड़ी खरीदी हुई है। 9 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था। प्रशासन ने तकरीबन 8,95,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। लेकिन इसके बाद यदि बात की जाए तो हम इस समय जासलपुर सोसाइटी के खरीदी केंद्र पर हैं और तमाम कोरोना के कारण ऐसे छोटे छोटे खरीदी केंद्र बनाए गए थे। 290 केंद्र थे और आप देखेंगे इस केंद्र पर तकरीबन 600 से अधिक बोरियां, 2 ट्रक माल है। ऐसा ही नजारा कई छोटे छोटे केंद्रों का है। तकरीबन 50,000 मीट्रिक टन आंकड़ों के हिसाब से गेहूं इस समय खुले में रखा हुआ है, जिसे इस प्रकार त्रिपाल से ढका गया है। यदि पानी गिरता है, 2 दिन से बारिश भी हो रही है, कल भी सुबह बारिश हुई थी और आज भी सुबह बारिश हुई है। यदि पानी आता है तो निश्चित तौर पर यह गेहूं पूरी तरह खराब हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात की जाए तो चने की खरीदी चल रही है मंडियों में और भी अन्य खरीदियां चल रही हैं। बड़ी मात्रा में किसान की उपज और सरकार ने जो गेहूं खरीद लिया है या जो चना खरीद लिया है वह अभी भी खुले में है और यदि व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं तो निश्चित तौर पर अनाज की बड़ी मात्रा में हानि होगी। प्रशांत। बिल्कुल, रहिएगा। प्रतीक भी हमारे साथ बने में लगातार। प्रतीक, एक सवाल बार बार उठता है कि सीजन आता है और मानसून भी आता है। जबलपुर में अगर तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह जबलपुर जैसी तैयारियां हो ही। बहुत छोटी छोटी तरीके होते हैं अनाज को बचाने के, खाद्यान्न को बचाने के, सुरक्षित रखने के। देखिए, बेशक मैंने पहले ही इस बात को कहा था कि जबलपुर में बेशक तस्वीर अच्छी हो या हालात अच्छे हों, लेकिन जो आसपास के इलाके, चाहे हम सिहोरा की बात कर लें या कुंडम की बात कर लें, नजदीक के ही जिले डिंडोरी की बात कर लें, मंडला की बात कर लें, वहां व्यवस्थाएं उतनी सुदृढ़ नहीं है। ये तस्वीरें हमने लगातार देखी भी हैं और सुनी भी हैं और हम लगातार इस बात को उठा भी रहे हैं कि आखिर प्रशासन इन्हें कब परिवहन करके इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखेगा। तो लाजमी है, हर बार जब यही हाल होते हैं, अमूमन नौतपे के बाद जब खरीदी का अंतिम दिन चलते हैं, उसके बाद बारिश आना होता ही है, शुरुआत होती है, उस बीच हजारों क्विंटल जो धान या माफी चाहूंगा जो गेहूं होता है वो खोले में पड़ा रहता है और हर बार भीगता है, अंकुरित भी हो जाते हैं। तस्वीरें हम हर बार दिखाते हैं। तो यही अपेक्षा सिस्टम से रहती है कि वो इन तस्वीरों से सबक ले और कभी तो समय के पूर्व काम करे। जबलपुर में बेशक अच्छे हालात है। कोविड के चलते इस बार पूरा ध्यान कहीं ना कहीं प्रशासन का गेहूं खरीदी पे रहा और परिवहन पे भी रहा। यही हालात थे कि तमाम वेयर हाउसों को भर दिया गया है। जो माल खरीदा गया, कहीं जगह कुछ जगह जहां पे वेयर हाउस पूरी तरीके से भर गए तो अतिरिक्त रूप से भी वेयर हाउस की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। प्रतीक, अभी भी खरीदी चल रही है और कम से कम जो अब खाद्यान्न खरीदा जा रहा है वो बर्बाद ना हो, वो भीगे ना, उसकी व्यवस्था जरूर प्रशासन को और मंडी स्तर पर प्रबंधन को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुधीर आपका, प्रतीक आपका और शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मंत्रिमंडल से पहले पूर्व मंत्रियों का परफॉर्मेंस राग सामने आया। पूर्व मंत्रियों ने परफॉर्मेंस का मुद्दा उठाया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने बड़ा बयान दिया है। विधायक की परफॉर्मेंस जनता का मैंडेट होता है। मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार का टूरिज्म अवार्ड मिला था। वहीं मंत्रिमंडल में विधायक की परफॉर्मेंस जनता का मैंडेट होता है। सुरेंद्र पटवा ने पिछली सरकार के दौरान की उपलब्धियां भी गिनाई।
उनका कहना है कि मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार का टूरिज्म अवार्ड मिला था। रायसेन जिले से विधायक हैं सुरेंद्र पटवार और रायसेन जिले में भी उपचुनाव होना है, तो स्वाभाविक है बाई इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं अपने लिए भी मंत्रिमंडल में जगह तलाश रहे हैं सुरेंद्र पटवार। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं सुरेंद्र पटवार और वो कह रहे हैं कि जो विधायक है उसका परफॉर्मेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंत्री पद पर उसका प्रदर्शन भी मायने रखता है और अपने पिछले 5 साल का जो काम है वो भी बता रहे हैं। उनका दावा है कि मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार का टूरिज्म अवार्ड मिला था। एक लिहाज से वो दावा कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। अभी बहुत ही सीमित मंत्रिमंडल है शिवराज सरकार का और जल्द ही विस्तार की अटकलें भी हैं। कब तक विस्तार होगा ये साफ नहीं है, लेकिन लगातार मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चाएं और अटकलें चलती रही हैं। चुनौती जरूर है सरकार के सामने, किसको रखे किसको ना रखे, लेकिन दावेदार कई हैं और उनमें एक बड़े दावेदार खुद सुरेंद्र पटवा हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके मंत्री रहते 5 साल में टूरिज्म अवार्ड 5 बार टूरिज्म अवार्ड हासिल हुआ है। इस लिहाज से वो ये भी कह रहे हैं कि जिनका प्रदर्शन जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है उन्हें मंत्रिमंडल में होना चाहिए, उन्हें मंत्रिमंडल में रखना चाहिए और खुद का दावा भी वो मजबूत करने की कोशिश में नजर आते हैं। सुरेंद्र पटवा हालांकि कुछ विवादों में भी रहे थे अपनी कंपनी के लिए लोन के मद्देनजर, लेकिन सुरेंद्र पटवा का दावा है कि जब वो मंत्री रहे उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और न केवल प्रदर्शन बेहतर रहा बल्कि उनके मंत्री रहते हुए 5 बार उनके विभाग को टूरिज्म अवार्ड भी हासिल हुआ है। तो मंत्रिमंडल में जगह बनाने की कोशिशें अब जो दिग्गज हैं बीजेपी के अंदर वो अपने स्तर पर कर रहे हैं और ये कोशिश सुरेंद्र पटवा की है। सुरेंद्र पटवा कह रहे हैं, उनकी दलील है कि जिनका प्रदर्शन मंत्री मंडल में रहने के दौरान बेहतर रहा है उन्हें जरूर मौका मिलना चाहिए। एक लिहाज से इस दावे के पीछे यही मंशा नजर आती है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सुरेंद्र पटवा कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है जो आपका प्रदर्शन है, जो आपका काम है, और मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार का टूरिज्म अवार्ड मिला था। दावा उनका या ये कि अपनी दावेदारी मंत्रिमंडल के लिए वो कर रहे हैं एक लिहाज से? बिल्कुल, देखिए दूसरी बात प्रशांत जो आपने कही है कि वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इशारों में जो बात सुरेंद्र पटवा की ओर से कही गई है वो भी यही साबित करती है कि वो बताना चाहते हैं संगठन को भी और सरकार को भी कि आखिरकार जनता का जो मैंडेट था विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के किन लोगों के साथ में था और उन लोगों की परफॉर्मेंस क्या थी। देखिए, उनका बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसे बाकी इलाकों से जो मंत्री के पद के दावेदार हैं उसी तरीके से रायसेन भी एक ऐसा जिला है जो इस वक्त राजनीतिक तौर पर काफी अहमियत रखता है, न केवल उपचुनाव के लिहाज से बल्कि मंत्रिमंडल के लिहाज से भी, क्योंकि सांची सीट से प्रभुराम चौधरी जो सिंधिया समर्थक थे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे। तो अब जबकि उपचुनाव होगा और प्रभुराम चौधरी को टिकट दिया जाएगा, उनके मंत्री बनाए जाने की भी बात हो रही है। तो क्या प्रभुराम चौधरी को अगर मंत्री बीजेपी ने बनाया तो फिर जो बीजेपी के दावेदार हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका आखिरकार क्या होगा? भोजपुर सीट से सुरेंद्र पटवा आते हैं, रामपाल सिंह, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना मंत्रिमंडल में एक टेढ़ी खीर साबित होगा और यही वजह है कि पूर्व मंत्रियों की ओर से ये मुद्दा उछाल दिया गया है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनता का मैंडेट क्या था और परफॉर्मेंस क्या थी। तो परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आंका जाएगा तो फिर प्रभुराम चौधरी का तो सिर्फ 15 महीने का ही कांग्रेस की परफॉर्मेंस का था
और वो तो पूरी सरकार में मंत्री रहे जब तक शिवराज सरकार थी पिछली बार में, और उन्होंने बता भी दिया कि 5 बार में कहीं ना कहीं टूरिज्म का जो अवार्ड है वो मध्य प्रदेश को लगातार मिला। तो ये सीधी सीधी बात जो इशारों में कही जा रही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, और ये बताना भी चाहते हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल में उनकी जगह आखिरकार नहीं हुई, तो फिर आने वाले दिनों में और क्या क्या उनके बयान या फिर उनके एक्शन रहिएगा। शरद, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी, अब आपके जो पूर्व नेता हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, वो ये दावा कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस आधार होना चाहिए मंत्रिमंडल में लेने का। अब सरकार के सामने सवाल ये कि वो जो नए लोग आए हैं सिंधिया के साथ, उनको एडजस्ट करें या पुराने दिग्गजों को एडजस्ट करें। स्थिति ऐसी बन गई है क्या कि आगे कुआं पीछे खाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ना कोई कुआं है ना कोई खाई है। मंत्रिमंडल बनाना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो उन तक ही सीमित है। उनको जहां पर भी जिस भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक की उपयोगिता महसूस होगी उसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे ज्यादा और कोई विषय इस मामले में नहीं है। जी आशीष जी, लंबे समय से हम लोग भी सुन रहे हैं, चर्चाएं भी हैं, कई बार संविदा शिवराज सिंह चौहान जा चुके हैं। जो खबरें निकल कर आई सोर्सेस के जरिए कि मंत्रिमंडल को लेकर ही चेहरों पर ही चर्चा है, राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंची ये चर्चाएं या ये अटकलें। में हमारे किसी भी नेता का जाना आप मंत्रिमंडल विस्तार से ना जोड़ें। आपको याद हो कि गांधी जी के जब वर्धा आश्रम में नेहरू जी जाते थे तो वो राजनीतिक चर्चाओं के लिए नहीं जाते थे, तो वो हमारा मात्र संगठन है, वहां से अलग अलग दिशा निर्देशों के लिए जाते हैं। एक बार जहां तक आपने विषय उठाया कि लेट हो रहा है, तो ये असाधारण परिस्थिति है। पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार प्राथमिकता ना होकर जनता को कैसे भी कोरोना से बचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य रहा है। तो अब अनलॉकडाउन का जैसे जैसे चरण प्रारंभ हुआ है। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नरेंद्र सलूजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि जो आप कह रहे हैं, इन हालातों में तो और जल्दी विस्तार होना चाहिए था ताकि आपके लिए ज्यादा वर्किंग हेड मिल जाते मंत्री के तौर पर। बहरहाल नरेंद्र सलूजा जी, सुरेंद्र पटवा पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनका कहना है कि परफॉर्मेंस आधार होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर मंत्री पद को लेकर ही इस वक्त सियासत हो रही है, लड़ाई चल रही है, या फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है लोगों का? भारतीय जनता पार्टी की इतनी दयनीय और असहाय वाली स्थिति मैंने अपने पूरे जीवन काल में देखी है। तो एक पिक्चर का प्रसिद्ध पिक्चर का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। रोज मंत्रिमंडल की तारीख दी जाती। खुद शिवराज सिंह जी के बयान है, 17 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, 31 मई को करेंगे। आज देखिए कितनी बुरी स्थिति है। 22 अवसरवादियों को इन्होंने पार्टी में तो ले लिया, लेकिन सिंधिया जी को ले लिया। उनका जो प्रेशर है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिन्होंने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की दरी उठाई, संघर्ष किया, गोपाल भार्गव जैसे, राजेश शुक्ल जैसे, भूपेंद्र सिंह जैसे, गौरीशंकर शेजवार, बिसेन जैसे, ये सब मंत्रिमंडल से बाहर है। जो वास्तविक जिनका हक था, पहली बार ऐसा हुआ है कि अवसरवादियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। सागर से गोविंद राजपूत को दिया गया, इंदौर से तुलसी सिलावट को दिया गया, जबकि कई योग्य लोग बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा संघर्ष भाजपा में। नहीं, नरेंद्र सलूजा जी, जब तक ये आपके पास थे तब तक अच्छे थे, अब दूसरे दल में चले गए तो अवसरवादी हो गए। नहीं, अवसर, मैंने उनकी बुराई नहीं करी, मैंने उनको अवसरवादी बताया। जो यदि पार्टी बदलता है, फायदे के लिए दल बदलता है, डील करता है, डील के अंदर उन्होंने, आपको सबको पता है डील कि 10 मंत्री के पद, एक राज्यसभा का टिकट, एक केंद्रीय मंत्री, जवाब लीजिए। सबके सामने ओपन है। मेरा कहना है कि जो डील के तहत गए वो अवसरवादी कहलाएंगे। वो कोई जनसेवा करने तो गए नहीं है, जनसेवा करने तो गए नहीं है। यदि जनसेवा करने गए होते तो बोलते कि हम भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की तहत रहेंगे, हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे। आप देखें, जो इमरती देवी कहती थी कि मैं महाराज के तो पूर्ण पूछ जाऊंगी, वो भी वीडी शर्मा के वहां दफ्तर भटक रही कि मुझे मंत्री बनाओ। प्रभुराम चौधरी भटक रहे हैं, तमाम नेता भटक रहे हैं। कल भी आप देखें इनके 3 नेताओं की बैठक हुई थी। रहिएगा, आपका जवाब देना चाहते हैं आशीष जी। आशीष जी के पास मैं आऊं, शरद भी हमारे साथ बने हुए। शरद भी, आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा। सलूजा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप इन लोगों के बारे में जो कह रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू आपके पास आ गए लौट के। जब उनके बेटे को टिकट दिया जा रहा था तो वो बीजेपी में चले गए। अब आपकी तरफ से टिकट की उनको उम्मीद है तो वो आपकी तरफ आ गए हैं। तो ये दरअसल जनता तो इसी में परेशान रहती है कि जैसे बीजेपी में हो रहा है वैसे कांग्रेस में हो रहा है।
तो आप लोग किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? प्रेमचंद गुड्डू को भी तो आपने स्वीकार कर ही लिया है ना। पहले आपको मैं इसका जवाब देना जरूर चाहूंगा। प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट में अवसरवादियों में अंतर है। अंतर क्या है सुन लीजिए। प्रेमचंद गुड्डू कौन सी पार्टी की तरफ आए? कांग्रेस की तरफ। जो कांग्रेस अभी दिल्ली में भी विपक्ष में, मध्य प्रदेश में भी विपक्ष में। अवसरवादी स्वार्थ वाला व्यक्ति वो होता है जो सत्ता की तरफ जाता है। हर नेता सत्ता की तरफ आकर्षित होता है, विपक्ष की तरफ नहीं होता। प्रेमचंद गुड्डू अवसरवादी कैसे है? वो तो सत्ता, भारतीय जनता पार्टी जिसकी दिल्ली में और मध्य प्रदेश में सत्ता छोड़ के एक ऐसे दल की तरफ आ रहे हैं जो विपक्ष में। तो विपक्ष में आने वाला ना कोई डील करता है, ना उनको यहाँ हमारी पार्टी में आने के लिए कोई पैसे का फायदा मिले। तो इन लोगों ने भी तो इस्तीफे दे दिए हैं। अरे सुनिए ना सलूजा जी, तो इनके 22 लोगों ने भी तो इस्तीफे दिए। वो तो जनता के बीच दोबारा जा रहे हैं, फिर तो चुनाव लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जनता आखिरकार किस पर भरोसा करे, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं वही बीजेपी में हो रहा है। तो पब्लिक आखिर भरोसा करे तो किस पे? किसके पास ऐसे लोग हैं जो वाकई में वैचारिक रूप से जनता के बारे में सोचते हैं? क्योंकि जिसको जहां टिकट मिलता है वो उस पार्टी में चला जाता है, या जिसको जहां मंत्री पद मिलता है तो वहां चला जाता है। तो दोनों ही एक से ही है ना, ये कहना है मेरा। देखो ये लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में गए, इन्होंने इस्तीफे दिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कार्यकर्ता बन के रहेंगे। इन्होंने डील करी है कि हमें वापस आप टिकट दोगे, 22 टिकट, 10 मंत्री पद, उसके बाद 1 राज्यसभा। इनके नेता जो है, जो दिल्ली में रहते हैं सिंधिया जी, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हुई है। उनकी बलि चढ़े हैं 22 लोग, क्योंकि उनको राज्यसभा का टिकट चाहिए, उनको केंद्रीय मंत्री पद चाहिए। तो ठीक है नरेंद्र जी, वक्त कम है, छोटा सा रिएक्शन आशीष जी। ये कोहनी पे टिके हुए लोग, ये टुकड़ों पे बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें। ये गमले में उगे हुए लोग, जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो, जो अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो, जिसके सामने नेता प्रतिपक्ष चुनने के लाले हो, वो कम से कम हमें ज्ञान ना दे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित है। हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है मंत्री पद को लेके। बहुत जल्दी मंत्री पद का भी विस्तार होगा और आपको सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, नरेंद्र सलूजा जी आपका भी धन्यवाद, शरद आपका भी शुक्रिया बात करने के लिए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18